हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे डायबिटीज़ के बारे में और सीखेंगे डायबिटीज़ होने के कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं और किस तरह से उसका इलाज किया जा सकता है, किस तरह से ये कंडीशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो सब सीखेंगे ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में। The expert lecture by Amar sir, assistant professor and founder of Pharmarox. Thank you for being 2 lakh family of Pharmarox. अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले समझिए कि डायबिटीज़ जो है वो क्या है। तो डायबिटीज़ को हम शुगर की बीमारी जो कहते हैं कि जिसके अंदर मेनली जो हम देखते हैं तो ब्लड शुगर जो है वो आपका इंक्रीज़ होता है कि नॉर्मल के कंपेयर में जब आप ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो ब्लड के अंदर रही जो शुगर की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है नॉर्मल के कंपेयर में, कि जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़। और तो डायबिटीज़ जो एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, कि जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़। तो ये होता कैसे है, तो नॉर्मल एक मैकेनिज़्म होती है हमारी बॉडी के अंदर कि हमारी बॉडी के अंदर रहे ये पैंक्रियाज आप देखते हैं कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर आप देखते हैं, तो जीआई ट्रैक के अंदर रहा ये जो पैंक्रियाज है वो पैंक्रियाज के ये पैंक्रिएटिक आइलेट के अंदर ये बीटा सेल्स होते हैं कि जो इंसुलिन को रिलीज़ करते हैं। और ये इंसुलिन क्या करता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली ये पैंक्रियाज में से इंसुलिन रिलीज होता है और ये इंसुलिन जो है वो एक्सेसिव ग्लूकोज को यूटिलाइज करवा देता है और ब्लड शुगर जो है वो हमारा नॉर्मल लेता है। बट किसी कारणवश समझो कि आपका जो पैंक्रियाज है वो प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है या फिर इंसुलिन का आपके बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस हो चुका है तो भी वो प्रॉपर अमाउंट में जो है वो रिलीज नहीं होगा, जिसके कारण बॉडी के अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन करने के लिए जो इंसुलिन प्रॉपर रिलीज होता है वो रिलीज ना होने के कारण ग्लूकोज की जो मात्रा है वो आपके बॉडी के अंदर बढ़ती जाती है। जिसके कारण आपके बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज होता जाता है। तो डायबिटीज़ के अलग अलग हम टाइप देखें तो 4 टाइप के डायबिटीज़ होते हैं। एक टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, टाइप 2 गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ एंड प्री डायबिटीज़ कंडीशन। कि टाइप 1 डायबिटीज़ को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। टाइप 2 को हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं कि जिसके अंदर आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशंस लेनी पड़ती है। गैस्ट्रेशनल जो डायबिटीज़ होता है वो यूजुअली प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलता है। एंड प्री डायबिटीज़ मतलब कि ऐसी कंडीशन की जो ब्लड शुगर जो है वो मीडियम रेंज के अंदर है आपका, तो उससे आप समझो कि क्योर कर लेते हैं तो नॉर्मल भी हो जाएगा, और समझो कि वहाँ से क्योर नहीं होता तो वो डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जिसको ये शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज़ के प्रॉब्लम होता है, तो उसके अंदर सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है कि आपको बार बार जो है वो यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, और वो भी खासकर रात को। फिर ऑलवेज वेरी थ्रस्टी कि आपको प्यास जो है वो ज़्यादा लगती है। फीमेल्स के अंदर समझो कि ये डायबिटीज़ है तो उनको वजाइनल इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा होते हैं। फिर लॉस ऑफ वेट विदाउट ट्राइंग कि आप समझो कि कोई ऐसे उपाय भी नहीं कर रहे वेट कम करने के, फिर भी आपका वेट जो है वो अचानक से कम हो जाता है कि ना ही कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, ना ही कोई डाइटिंग कर रहे हैं, फिर भी आपका जो वेट है वो कम हो जाता है अचानक। फिर ऑलवेज हंग्री, जैसे हमने बात की कि प्यास बार बार लगती है, उसी तरह से भूख भी आपको बार बार लगती है, ऑलवेज हंग्री। इवन पानी भी पीते आप अच्छे से, खाना भी खाते, फिर भी पर्सन जो है वो ऑलवेज टायर्ड, मतलब कि उसको थकान जल्दी से हो जाती है, बिकॉज जो है शुगर का जो फ्लक्चुएशंस रहता है उसके कारण जो है वो काफ़ी थकान रहती है, कमजोरी जैसा फील होता है, और जिसको हम कहते हैं फटीग की कंडीशन। फिर ब्लर विजन हो जाती है कुछ लोगों के अंदर। फिर नम्बनेस देखने को मिलता है कि आपके हाथ या पैर जो होते हैं वहाँ पे आपको नम्बनेस फील होता है या फिर टिंगलिंग जैसा फील होता है। फिर
फील वेरी टायर्ड, थकान होना, एंड हैव ए वेरी ड्राई स्किन। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। फिर कई बार समझो कि आपको वाउंड होते हैं, कोई इंजरी वगैरह होती है, तो भी वो जल्दी से उसका हीलिंग ना हो, कि जो नॉर्मल प्रोसेस है कि समझो कि 4 से 5 दिन के अंदर नॉर्मल कोई इंजरी हीलिंग हो रही है, बट डायबिटीज़ के अंदर ये 4 से 5 दिन के बजाय 1 महीना जितना भी लग जाएगा, 2 महीना भी हो जाएगा, फिर भी जल्दी से जो वाउंड होते हैं उनका हीलिंग नहीं होगा। तो वो भी एक सिम्टम बनता है कि आपको शुगर की बीमारी हो सकती है। एंड कुछ केसेस के अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये सब सिम्टम से हम जो उसको डायग्नोस कर सकते हैं सिम्टोमेटिकली। अब जानते हैं उसके कोजेस के रीजंस वगैरह क्या है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है कि इंसुलिन डिपेंडेंट, कि टाइप 1 डायबिटीज़ जिनको होता है तो उनको जो है वो मेडिकेशंस के तौर पे खासकर इंसुलिन के इंजेक्शन ही लेने पड़ते हैं, उनको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशंस वाला ऑप्शन उनके पास नहीं रहता। तो टाइप 1 डायबिटीज़ कब होता है कि जब बॉडी का अंदर रहा जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, तो इंसुलिन ही नहीं बन रहा है बॉडी के अंदर, तो मेडिकेशन से हम उसको प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। तो ऐसे केसेस में टाइप 1 डायबिटीज़ वाले जो पर्सन है वो बाहर से इंसुलिन के जो है वो इंजेक्शन लेते हैं। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, इंसुलिन तो बनता है बट उसका रेजिस्टेंस होता है। तो जब आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशंस लेते हैं तो वो रेजिस्टेंस ओवरकम हो जाता है और पर्सन के अंदर डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में रहता है। तो टाइप 1 के हम रीजंस जानते हैं। तो एक तो पैंक्रियाज आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए रीजंस हो सकता है ऑटो इम्यून डिसीज, कि आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम ने ही पैंक्रियाज के जो आइलेट सेल्स थे, कि जो आइलेट पैंक्रियाटिक आइलेट से वहाँ पे आए जो बीटा सेल जो इंसुलिन को रिलीज करते थे वो सेल को डैमेज कर दी, कि जिससे इंसुलिन अच्छे से रिलीज नहीं हो रहा है। फिर पैंक्रियाज आपका डैमेज हुआ है कोई वायरस एंड इन्फेक्शंस के कारण। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, कि ऑटो इम्यून सेल्स जो प्रॉब्लम होता है कि ये वाले जो बीटा सेल्स है उनके ऊपर आपके ही बॉडी के इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं उन्होंने अटैक करके उनको डैमेज कर दिया है, कि आपकी ही बॉडी के ये एंटीबॉडीज़ थे और उन्हीं ने आपके ये बीटा सेल के ऊपर अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर डैमेज हुआ या फिर कोई भी इन्फेक्शंस के कारण आपको पैंक्रियाज का ऑपरेशन करके उसको रिमूव करवाना पड़ा है, तो भी जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर आप कन्वर्ट हो जाते हैं। बिकॉज पैंक्रियाज ये एक ऐसा ऑर्गन है कि उसके अंदर रहे ये बीटा सेल जो है वो इंसुलिन रिलीज करते हैं। तो जब भी शुगर जैसे ही इंक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली ये जो बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन रिलीज करते हैं, और ये इंक्रीज हुई वो शुगर हो उसको ये इंसुलिन तुरंत क्या करता है, यूटिलाइज कर लेता है, और जिसके कारण शुगर नॉर्मल रहता है। बट ऐसा फेल कब होता है कि जब ये पैंक्रियाज अच्छे से काम नहीं कर रहा, फिर एंडोक्राइन डिसीजेज हुए हैं तो भी पैंक्रियाज के जो कंट्रोल करने वाले जो हार्मोन्स है वो अच्छे से रिलीज नहीं हो पा रहे, फिर भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है टाइप 1। हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन की जो बात करते हैं कि जो आनुवंशिक होता है, वारसागत होता है, कि पेरेंट्स से उनके बच्चों को कई बार ये विरासत में मिल जाती है डिसीज़। फिर ड्रग एंड केमिकल टॉक्सिन्स के कारण समझो कि आपका पैंक्रियास डैमेज हो गया, कुछ मेडिसिन्स के साइड इफेक्ट के कारण ऐसा हुआ है, एंड अनफेवरेबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये सभी रीजंस के कारण जो है वो पर्सन को डायबिटीज़ हो सकता है। तो ये डिस्कस किया हमने टाइप 1 डायबिटीज़ के कोजेस। टाइप 2 डायबिटीज़ के हम रीजन समझे तो ब्लड प्रेशर, कि आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है, पैंक्रियाटिक डिसीज़ हुए है आपको, ओबेसिटी है आपके बॉडी के अंदर, स्ट्रेस आप फील करते, तो स्ट्रेस के कारण भी क्या होता है कि इंसुलिन रिलीज तो होता ही है, पैंक्रियाज अच्छे से काम कर रहा है, इंसुलिन भी रिलीज करवा रहा है, बट इंसुलिन का डेवलप हो चुका है रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर, जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाने के कारण इंसुलिन को जो आपके बॉडी के जो सेल है वो अच्छे से ले नहीं पाते, और वो यूटिलाइज ना करें इंसुलिन को तो आगे ग्लूकोज भी प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पाता। फिर जेनेटिक प्रॉब्लम्स के कारण भी ये रीजंस बनते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो भी कई बार टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि आप जो है वो बैठे ही रहते हैं ज़्यादातर, अनहेल्दी खाना खाते हैं और प्रॉपर ना ही डाइट अच्छा है ना ही एक्सरसाइज करते हैं, और ज़्यादातर आप जो है वो
ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं कि जिसके अंदर आराम ज़्यादा है और एक्सरसाइज वगैरह कम है, तो भी डायबिटीज़ के शिकार आप हो सकते हैं। एंड जो है वो मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट से भी शुगर जुग की बीमारी हो सकती है। फैक्टर्स हम समझे, रिस्क फैक्टर कि कैसे लोगों को डायबिटीज़ होने का रिस्क सबसे ज़्यादा है। तो एक तो फैमिली हिस्ट्री के अंदर किसी को डायबिटीज़ है था तो आपको भी डायबिटीज़ होने का खतरा जो रहता है। फिर अगर आपकी बॉडी के अंदर ओबेसिटी है, आपका वेट काफ़ी ज़्यादा है, ओवर वेट है आप, तो भी आपको ये हो सकता है। एज अबव द 30 साल या फिर उससे ज़्यादा की एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है और आप समझो कि सामने प्रॉपर डाइट नहीं लेते, एक्सरसाइज वगैरह नहीं लेते और अनहेल्दी डाइट लेते हैं, तो भी आपके लिए ये रिस्क फैक्टर बनता है। फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अभी जैसे भाई ने बात की, ऐसा जीवन व्यतीत करना कि जिसमें ज़्यादातर आराम है, कि 80 to 90% आप आराम ही करते हैं, सिर्फ 10 से 20% जितना ही आप जो है वो बॉडी को थोड़ा यूटिलाइज करते हैं अलग अलग काम के लिए, और उसमें एक्सरसाइज तो है ही नहीं। तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण आपको डायबिटीज़ हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़, कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको ऐसा हुआ था कि ब्लड शुगर इंक्रीज हुआ था, तो कुछ ऐसे केसेस भी देखने को मिलते कि उनको प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज़ था, तो उसके बाद भी कई बार ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। स्ट्रेस, क्या आप जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अचानक से कोई ऐसा आपकी लाइफ में अंदर ऐसा कोई बनाव बना है, इवेंट हुआ है कि उसके शौक के कारण, उसके स्ट्रेस के कारण भी कई बार ये शुगर की बीमारी हो जाती है। और आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कि ब्लड प्रेशर आप कंट्रोल नहीं करते, ऐसा डाइट भी लेते कि जिससे ब्लड शुगर इंक्रीज हो, और सामने मेडिकेशंस नहीं लेते। उस साथ ही जो दूसरे उपाय है कि ना ही आपकी लाइफ में मेडिटेशन है, ना ही कोई योगा है, एक्सरसाइज वगैरह है, तो भी आप जो है वो डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। तो ये है रिस्क फैक्टर कि किन लोगों को इसका रिस्क सबसे ज़्यादा है। फिर अनहेल्दी डाइट्स के केसेस हम देखें तो 1 in 3 ओवरवेट जो लोग हैं, उनमें से 3 लोगों को आप देखोगे तो उनमें से एक को जो है वो आपको ये शुगर की बीमारी देखने को मिल सकती है। फिजिकली इनएक्टिव आप रहते हैं तो भी 1 in 10 इज़ ओबेस। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको, कि ओवरवेट का प्रॉब्लम है, अनहेल्दी डाइट है और ओबेसिटी है आपकी, कि जैसे फिजिकली इनएक्टिव हो जाएंगे तो आप ओबेसिटी आपको ऑब्वियसली हो जाएगी और उसमें भी डायबिटीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा एक्शंस देखें तो आप क्या कर सकते हैं कि जिससे डायबिटीज़ को होने से रोक सकते हैं। तो हेल्दी खाना खाना चाहिए, फिजिकली आपको फिट रहना चाहिए, बी फिजिकली फिट एंड एक्टिव, अवॉइड एक्सेसिव वेट गेन, कि आपका वेट ज़्यादा ना बढ़े, वो आप खास ध्यान रखें। चेक द ब्लड ग्लूकोज इफ डाउट, कि अगर आपको ऐसा कोई डाउट लगता है कि जैसे मैंने अभी आपको सिम्टम्स की हमने डिस्कस किया, ऐसा कोई भी सिम्टम आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर भी है, तो एक बार शुगर की जांच करवा लेनी चाहिए। सिंपल ये ग्लूकोमीटर से भी उसकी जो है वो जांच हो जाती है। किसी भी आप पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में जाओगे तो भी उसका डायग्नोसिस करके देंगे। क्लिनिक पे भी अब तो डायबिटीज़ को आपको चेक करके देते हैं। एंड सिंपल आप कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जाते हैं, तो भी वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डायबिटीज़ जो है वो आपको चेक करके देते हैं। फिर एंड जो मेडिकल एडवाइजेस होती है कि आप जो है वो ऐसा जीवन व्यतीत करें कि उसमें प्रॉपर एक्सरसाइज भी है, मेडिटेशंस वगैरह है, आप योगा करते हैं, वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग वगैरह करते हैं, बॉडी आपका फिट रखते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं और प्रॉपर जो है वो प्रिकॉशंस रखते हैं, तो आपको जो है वो डायबिटीज़ जो है वो कभी नहीं होगा। फिर बात करें उसके डायग्नोसिस की, तो एक तो सिम्टम बेसिस पे, कि अभी जो हमने बात की कि थकान रहती है, प्यास बार बार लगती है, भूख बार बार लगती है, वजनल इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं, वेट अचानक से कम हो रहा है, बार बार यूरिनेशन में जाना पड़ता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वाउंड से जो हीलिंग नहीं हो रहे, तो ये सिम्टम्स से डायग्नोस हो जाता है डायबिटीज़। फिर ब्लड टेस्ट की हम बात करें तो जो फास्टिंग शुगर ब्लड टेस्ट होते हैं, कि बिना खाना खाए आप जो है वो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, और A1C ब्लड टेस्ट होता है। उसी तरह से जो ब्लड शुगर नॉर्मल जो आपके ब्लड से भी चेक किया जाता है डायरेक्टली, मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अंदर ब्लड शुगर की भी जांच की जाती है, एज वेल एज A1C ब्लड टेस्ट भी किया जाता है।
सो ब्लड टेस्ट से आपको क्या पता चलता है कि उसके जो नॉर्मल वैल्यूज़ के कंपेयर में ये जो है वो चेक किया जाता है। तो फास्टिंग ब्लड शुगर इज़ अ टेस्ट परफॉर्म आफ्टर यू हैव हैड नथिंग टू ईट और ड्रिंक फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स, कि एटलीस्ट 8 घंटे से आपने ना ही कुछ खाया ना खाया है, ना ही कुछ ऐसे आपने कोई लिक्विड लिया है, तो उसके 8 घंटे तक आपने कुछ लिया ही नहीं है, तो आप जो है वो फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट करवा सकते हैं। एंड नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर इज़ लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या फिर 5.6 मिलीमोल पर लीटर, जितनी वैल्यू आपकी आती है नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर की। तो ये खास करवाना चाहिए, और ये खासकर मॉर्निंग में हो सकता है कि आप समझे कि रात को खाना खाने के बाद सो ही जाते हैं, सुबह उठकर आपने बिना चाय नाश्ता किए आप एक बार ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करवा लो, तो वो क्या हो मिनिमम 8 घंटे का या उससे ज़्यादा टाइम जो है वो पास हो जाता है। तो उस वक्त फास्टिंग ब्लड शुगर आप करवाते हैं और 100 से नीचे आता है, तो ये जो है वो नॉर्मल हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो पूरा एक चार्ट है कि फास्टिंग जो लेवल होता है ब्लड शुगर का कि 100 से 125 है, तो वो आता है प्री डायबिटिक्स कंडीशंस के अंदर। डायबिटीज़ है प्रॉपर तो वो 126 या उससे भी ज़्यादा होता है। फिर खाना खाने के बाद जो चेक किया जाता है तो 140 या 199 आता है प्री डायबिटीज़ के अंदर, और कंप्लीट जिसको डायबिटीज़ है उनके अंदर खाना खाने के बाद 200 या उससे भी ज़्यादा ब्लड शुगर की जो वैल्यू है वो आती है। A1C आप देखो प्री डायबिटीज़ के अंदर तो 5.7 या 6.4 के आसपास रहता है, एंड डायबिटीज़ के अंदर वो 6.5 या उससे ज़्यादा। और जो रैंडम जो कराते हैं उसमें 200 या उससे ज़्यादा है तो भी वो और डायबिटीज़ ही डायग्नोस होगा। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल मोस्ट ऑफन यूज़ द फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज FPG की जो हम बात करते हैं कि जो ये फर्स्ट डेटा कि फास्टिंग कंडीशन में आपका 100 से नीचे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फास्टिंग कंडीशन में 100 से ऊपर आ रहा है तो वो डायबिटीज़, और समझो कि बॉर्डर लाइन जो कहा जाता है वो प्री डायबिटीज़ के कंडीशन के 100 से 125 है फास्टिंग कंडीशन में, तो वो जो बॉर्डर लाइन कहेंगे हम, और उसको हम समझो कि कंट्रोल नहीं करते तो आगे वो डायबिटीज़ की जो रेगुलर वैल्यूज़ है वहाँ तक जा सकता है। इन सम केसेस दे में यूज़ द रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज RPG भी किया जाता है। तो इस तरह से A1C टेस्ट के आप डेटा देख सकते हैं, प्री डायबिटीज़ एंड नॉर्मल, और फास्टिंग ब्लड शुगर के आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। तो 99 या उससे नीचे है तो नॉर्मल कहा जाता है, और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो समझे कि आपने खाना खाया है उसके बाद चेक करते हैं तो उस वक्त वो 140 तक आए तो भी वो नॉर्मल ही कहा जाता है, बट ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में 200 से ज़्यादा आ रहा है, फास्टिंग में 126, प्री डायबिटिक्स में वो 100 से 125। तो ये आप सिग्नल्स देख सकते हैं कि ग्रीन, येलो एंड रेड सिग्नल देख सकते हैं ब्लड शुगर लेवल के, कि जिससे आपको पता चलेगा। तो ये स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं कि जिससे आपको जो डायग्नोसिस जो है वो प्रॉपर अच्छे से कर सकते हैं कि ब्लड शुगर के बेसिस पे आप ये 3 कंडीशन के अंदर डायबिटीज़ की कंडीशन या फिर नॉर्मल कंडीशन को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, तो बी मोर एक्टिव, अभी जो हमने बात की, एक्टिव रहना चाहिए, फाइबर रिच खाना खाना चाहिए, होल ग्रेन्स जो आते हैं वो खाना चाहिए, खासकर आपको वेट लॉस करना चाहिए कि इंक्रीज़ हो रहा है तो एक्सरसाइज करके डाइट वगैरह प्रॉपर लेके, फिर मेक हेल्थियर चॉइस, डोंट स्मोकिंग वगैरह को अवॉइड करनी चाहिए, ड्रिंक इन मॉडरेशन, मैनेज योर वेट, एक्सरसाइज रेगुलर, ईट ए बैलेंस हेल्थी डाइट, लिमिट टेक वे एंड प्रोसेस फूड लीजिए, लिमिट योर अल्कोहल कंजप्शंस, क्या आप अल्कोहल कंजप्शंस करते हैं तो उसको लिमिट कर दीजिए या फिर कम्प्लीटली स्टॉप ही कर दीजिए, स्मोकिंग को क्वाइट कर दीजिए, ब्लड प्रेशर चेक जो है वो आपका कंट्रोल में रखें, एंड रेगुलर जो है वो चेकअप करवाता रहना चाहिए, वॉकिंग करो, एक्टिव रहना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, फास्ट फूड जंक फूड से आप हो सके जितना दूर रहे, और लेते हैं तो भी लिमिट में लेना चाहिए। और ये खास गुड स्लीप, मिनिमम 8 आवर की अच्छे से नींद लीजिए तो आपका बॉडी जो है वो फिट एंड फाइन रहेगा। एंड मॉनिटर योर शुगर लेवल ऑन रेगुलर बेसिस, कि रेगुलर शुगर लेवल चेक करोगे तो भी आप जो है उसको कंट्रोल कर पाओगे। तो उसके लिए आप
ग्लूकोमीटर भी घर पे परचेस करके रख सकते हैं कि जिससे जो है वो आप ब्लड शुगर जो है वो रेगुलर बेसिस पे चेक कर सके। और समझो कि घर पे किसी को शुगर पे बीमारी है तो आप यहाँ पे जो स्क्रीन पे देख रहे हैं अलग अलग ब्रांड्स, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब समझते हैं उससे ट्रीटमेंट के बारे में। तो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के अंदर समझो कि किसी को मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा तो आइलेट ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है कि जो पैंक्रियाटिक आइलेट्स जो होते हैं उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है कि एक डोनर होता है, वो डोनर रेसिपिएंट को, रिसीवर को, कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ के जो पर्सन हैं उनको ये आइलेट देते हैं अपने। तो मेनली क्या होता है कि जो आइलेट्स नहीं होने के कारण ही प्रॉब्लम होता है कि जो पैंक्रियाटिक आइलेट जो होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण इंसुलिन सिक्रेशन नहीं हो रहा। और जो रिसीवर है उसके पास पैंक्रियाटिक आइलेट प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट है कि जो डोनर है। तो ये डोनर क्या करता है, अपने पैंक्रियाटिक आइलेट जो दूसरे डायबिटीज़ वाले पर्सन को ट्रांसफ़र करता है, तो उसके बॉडी के अंदर भी अब ये आइलेट ट्रांसप्लांट होने के कारण इंसुलिन जो है वो प्रॉपर रिलीज हो जाता है। तो ये उसकी प्रोसीजर है कि जो डोनर होता है उसकी बॉडी में से ये पैंक्रियाटिक आइलेट कलेक्ट करके उसको अच्छे से प्रोसेस करके ट्रांसफ़र किया जाता है रेसिपिएंट के अंदर, और फिर प्रॉपर जो है उसका मॉनिटरिंग करके चेक किया जाता है कि कितनी अमाउंट में वो इंसुलिन वगैरह रिलीज़ कर पा रहे हैं। उसके बेसिस पे ये आइलेट ट्रांसप्लांटेशन जो है वो किया जाता है। टाइप 1 के डायबिटीज़ के अंदर लेंटे इंसुलिन के जो इंजेक्शन लिया जाता है कि जो ह्यूमिलिन कहा जाता है कि वो ह्यूमन मेड फॉर्म है इंसुलिन का, एंड इंसर्ट करने के बाद वो मिनिमम 1.5 आवर्स में अपनी इफेक्ट दिखाना स्टार्ट करता है, एंड इफेक्ट इज मैक्सिमम बिटवीन द 4 to 8 आवर के 4 से 8 घंटे के बाद उसकी इफेक्ट मैक्सिमम रहती है, और 24 आवर्स तक उसकी असर रहती है बॉडी के अंदर इंजेक्शन लेने के बाद। इसीलिए आप देखो डेली 1 इंजेक्शन लेता है डायबिटीज पर्सन के जो टाइप 1 वाले हैं कि इंसुलिन बन ही नहीं रहा बॉडी के अंदर। तो इस तरह से आप देखो ये इंसुलिन की जो वायल आता है उसमें से आप जो है वो प्रॉपरली जो है उसका डोज ले सकते हैं। फिर इंसुलिन के अलग अलग वर्जन्स आते हैं। लेंटे इंसुलिन भी होता है कि जो 7:3 रेशियो मिक्सचर के अंदर अवेलेबल होता है कि जो लेंटे इंसुलिन है कि जो अल्ट्रा लेंटे और सेमी लेंटे जो इंसुलिन होता है उसका मिक्सचर बना होता है, और वो इंटरमीडिएट एक्टिंग बनता है कि जो इंसुलिन डायबिटीज़ के इलाज में यूज़ होता है। फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशंस में हम देखें कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ होते हैं। तो टाइप 2 के अंदर जो इंसुलिन तो रिलीज हो रहा है पर रेजिस्टेंस है, तो उस वक्त ये मेटफॉर्मिन के टैबलेट्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो 500 मिलीग्राम का इसका ये जो डोज होता है, तो समझो कि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, शुगर नॉर्मल रहती है आपकी, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहती, 200, 250, 300 तक नहीं रहती, और थोड़ा बहुत कंट्रोल में भी है डायबिटीज़। तो उस वक्त डेली 1 टैबलेट जो है वो इनफ रहते हैं पर्सन के लिए, डेली 1 कि खाना खाने से पहले जो है वो ये टैबलेट्स खासकर जो है वो पेशेंट लेते हैं मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड के। और समझे कि आप गलती भी हो जाती है तो भी तुरंत आपको ये मेडिकेशन खा लेनी चाहिए, बिकॉज जो है ब्लड शुगर जो है वो इंक्रीज ना हो। फिर दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि समझो कि ये मेडिकेशन आप खाते हैं मेटफॉर्मिन का 500 मिलीग्राम, तो उसके बाद प्रॉपर खाना खाना ही चाहिए। अगर खाना नहीं खाएंगे आप तो उससे ब्लड शुगर जो है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये खास ध्यान रखना है कि प्रॉपर जब आप हेल्दी खाना खाते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, तो ही 500 मिलीग्राम डोज जो है वो लेना चाहिए। ये खास आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा मेडिकेशंस होता है कि एनहांस करता है इंसुलिन सिक्रेशंस को, जैसे कि टॉलब्यूटामाइड है कि जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स का जो हम फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सीखते हैं, तो उसमें सल्फोनाइल यूरियाज में से फर्स्ट जनरेशन के अंदर टॉलब्यूटामाइड आता है, सेकंड जनरेशन के अंदर ग्लिबेनक्लामाइड होता है, ग्लिपिजाइड होता है। फिर मैग्लिटिनाइड एनालॉग्स के अंदर रोपाग्लिनाइड है, नेटेग्लिनाइड। ये सब मेडिकेशंस भी फिजिशियंस डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट की जाती है। फिर बात आते हैं GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट मेडिकेशंस की जो इंजेक्टेबल होते हैं कुछ, तो एक्सेनाटाइड एंड लाइराग्लुटाइड है। DPP-4 इनहिबिटर्स के अंदर साइटाग्लिप्टिन एंड विल्डाग्लिप्टिन्स वाले मेडिकेशन है। तो ये भी जब आपको ये आगे की मेडिकेशन से ठीक ना हो
तो फिजिशियंस डॉक्टर जो होते हैं वो आपका ब्लड शुगर वगैरह चेक करके फिर इसमें से आपको सुटेबल कोई मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, और उनके जो डोजेस भी जो रेगुलर आपका ब्लड शुगर मॉनिटरिंग के साथ ही लेना चाहिए, बिकॉज ये सभी मेडिकेशंस जो है वो RX ओनली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड लाइन मतलब कि लाल लकीर, मतलब कि प्रॉपर आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही लेना है, आपके फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर के अकॉर्डिंग के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही यूज़ करनी है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने वाले मेडिकेशन है वो है मेटफॉर्मिन, सबसे ज़्यादा कि रेजिस्टेंस है, इंसुलिन तो बन रहा है, रेजिस्टेंस है तो मेटफॉर्मिन उसको कम कर देता है। पियोग्लिटाजोन करके है थायोजोलिडिडायंस में से, फिर अल्फा ग्लूकोज इनहिबिटर्स में से, अल्फा ग्लूकोजिडेज इनहिबिटर्स में से अकैरबोज है, मैग्लिटॉल है, वॉग्लीबूस करके यहाँ पे आप जो देख सकते हैं। फिर SGLT2 सोडियम ग्लूकोज कोस ट्रांसपोर्ट 2 इनहिबिटर डापाग्लिफ्लोजिन, बहुत ही फेमस मेडिकेशन है कि आगे की कोई भी मेडिकेशंस काम नहीं कर रही तो एस्ट्राजेनेका का ये मेडिकेशन डापाग्लिफ्लोजिन भी यूज़ किया जाता है, कि जो सिर्फ 5 मिलीग्राम के फिल्म कोटेड टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं, और ये भी RX ओनली मेडिकेशन है। फिर बात करें उसकी मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट की, कि जैसे मैंने अभी बात की कि आपने मेटफॉर्मिन तो खा लिया 500 मिलीग्राम का, बट उसके बाद जस्ट आपने ब्रेकफास्ट जैसे ही खाना खाया है, कि सिर्फ 1 या 2 रोटी जितना ही खाना खाया है, तो आपका जो शुगर है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो लो ब्लड शुगर, स्टमक अपसेट हो जाएगा आपका, स्किन रैसेस होना स्टार्ट होगा, ईचिंग, वेट गेन जैसे प्रॉब्लम हो गए। मेटफॉर्मिन वगैरह है तो सिकनेस विथ अल्कोहल, किडनी कॉम्प्लिकेशंस, अपसेट स्टमक, डिजीनेस, मेटालिक टेस्ट जैसा कई बार होता है। अल्फा ग्लूकोजिडेस के कारण गैस, ब्लोटिंग, डायरिया जैसे प्रॉब्लम हो जाते हैं। थायोजोलिडिडायंस के कारण वेट गेन, रिस्क ऑफ लिवर डिसीज, एनीमिया, स्वेलिंग ऑफ लेग एंड एंकल्स। मैग्लिटिनाइड्स के कारण भी वेट गेन हो सकता है, लो शुगर हो सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हम समझे तो आपको जितने भी हमने मेडिकेशंस डिस्कस की, इसमें से किसी भी मेडिकेशन की हाइपर सेंसिटिविटी है कि कदाच आप मेटफॉर्मिन खाते हो और उससे ऐसा कुछ हो जाता है, ग्लिपिजाइड लेते हो और हाइपर सेंसिटिविटी होती है, तो तुरंत आपको मेडिकेशंस चेंज करवाने चाहिए। एलर्जी है आपको मेडिकेशन की, रीनल डायफंक्शन के, आपकी किडनीज अच्छे से काम नहीं कर रही, हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट है कि आप बार बार ग्लूकोज कम हो जाता है, तो कम ग्लूकोज हो जाते हैं उनको ये मेडिकेशंस नहीं लेनी चाहिए। पर्सन विथ लो ब्लड शुगर, डायबिटिक, कीटो एसिडोसिस है या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो ये बीमारी के अंदर आप ये मेडिकेशंस खाएंगे तो ये बीमारी का प्रमाण और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सब ध्यान रखने पड़ते हैं मेडिकेशंस को लेते वक्त। तो ये था स्पेशल लेक्चर अबाउट द डायबिटीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, फार्मा रॉक्स के ऐप ऊपर। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।